Everybody, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग कैसे हो? जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट सेट द कैमरा। ओके, हेलो शिवानी, हेलो हर्षित, हेलो सुशांत, हेलो शिवा, तनीषा, सोनाली। सो even I am happy to hear from everybody. Shivani, it's been a long time. आप लोग मैं अज्यूम कर रही हूँ अभी एमबीपीएससी की अपनी जो प्रिपरेशन है या सिविल सर्विसेज की वो स्टार्ट कर रहे हो, राइट? आप लोग एकदम बिगिनर्स हो। तो ये जो मैंने सेशन लिया है ये एकदम बिगिनर्स के लिए, मतलब जीरो से जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम फ्रेश, जिन्हें अभी कोई आइडिया नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उनके लिए आई हैव started this session. Just a second. Okay. So, देखो इस सेशन में आई विल टॉक टू यू अबाउट द ABCD ऑफ MPPSC, ठीक है? एंड नॉट जस्ट MPPSC, UPSC इंक्लूडेड, सिविल सर्विसेज, ऑल एस्पेक्ट्स। इनफैक्ट आप कोई भी एग्जाम आपके लिए अपियर करना चाहो उसके लिए जो बहुत जनरल चीजें होती है जिसके बारे में हमें पता रहना चाहिए कि कोई भी तैयारी को हमें कहाँ से शुरू करना है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको ये कवर करूंगी प्री पहले करना है कि मेंस करना है, बुक्स कौन सी होनी चाहिए, टाइम टेबल कैसे बनाना है, आंसर राइटिंग कब से शुरू करनी है, इंटरव्यू की तैयारी कब से करनी है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखनी है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये सारे डाउट्स जो है आप लोगों के मैं कोशिश करूंगी आज आप लोग की क्लास में कवर हो जाए। और उसके बाद एक बार जब मेरा जो भी मेरे तरफ से पॉइंट्स है वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के जो पर्टिकुलर डाउट्स हैं, कुछ बच जाते हैं, वो हम लोग जल्दी से फिर टेकअप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द क्लासेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन एग्जाम ओरिजिनल्स, है ना? बहुत सारे आप लोग को जैसे कमीशंस की पूरी प्लेलिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें मैंने भी पढ़ाया है, प्रखर सर ने भी पढ़ाया है, एंड आई होप अभी जो छोटा अखबार प्रखर सर पढ़ा रहे हैं वो भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, राइट? एंड वेरी सून आई विल बी स्टार्टिंग स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल, दैट विल ऑल्सो बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, तो स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स प्री के लिए भी काम आएंगे और आगे भी कभी भी कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें होपफुली काम आएंगे, राइट? चलो, तो जब आपने एमपीपीएससी की या सिविल सेवा की तैयारी शुरू की है तो सबसे पहले आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है, तैयारी शुरू करने से भी पहले और तैयारी खत्म होते तक, सिलेक्शन होते तक, इस जॉब में रहते तक, कि क्यों, वाई एमपीपीएससी, वाई यूपीएससी, वाई सिविल सर्विसेज। जब तक आपका ये क्यों क्लियर नहीं होगा ना, आपको सिलेक्शन में भी आप मोटिवेशन लूज करोगे तो आपको रीमोटिवेट करने वाला कोई नहीं होगा, और जॉब के दौरान भी यू विल नॉट बिलीव अभी कितना टाइम हो रहा है, लगभग 10:15, 10:30 बजने वाले हैं। हार्डली 10 मिनट पहले आई हैव व्हाट हो, मैंने अभी अपना डिनर भी नहीं किया है, आई एम टेकिंग दिस क्लास। तो जॉब का जो शेड्यूल है ना आपके बिल्कुल फिक्स नहीं रहता है, बहुत डिमांडिंग रहता है। तो जब तक आपका ये क्यों क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप लाइफ लॉन्ग मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे। सो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई सिविल सर्विसेज? क्या एक नौकरी पाना है, एक सरकारी नौकरी पाना है? हो सकता है हाँ वो इसका कारण, लेकिन एक सरकारी नौकरी और एक सिविल सेवक की नौकरी में अंतर होता है। सरकारी नौकरी आपको लेना, आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, आप बैंकिंग, एसएससी, जितने एग्जाम्स आप दे सकते हो, बट उस जॉब में और सिविल सेवा की नौकरी में अंतर है। तो ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है। क्या पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है? डेफिनेटली, ये तो हर बच्चे का सपना होता है, मेरा भी था, राइट? तो वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को कई तरह से प्राउड फील करा सकते हो, इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज, है ना? दिस इज
लाइक द पिनाकल इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटल टर्म्स में ये सबसे बड़ा चीज मानी जाती है, ठीक है। थर्ड रीजन कुड बी मतलब गर्लफ्रेंड के फादर को बताना है कि मैं भी कर सकता था, उसको ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी टाइप्स कुछ हो, ठीक है, वो भी रीजन हो सकता है, एज लॉन्ग एज इट गिव्स यू मोटिवेशन। लेकिन जॉब करने के लिए भी वो मोटिवेशन बचना चाहिए, राइट। एंड फोर्थ जो है दैट इज कि जो एक्चुअल रीजन मुझे लगता है होना चाहिए वो है जॉब का जो नेचर है, राइट। यू डेडिकेट योर सेल्फ टू द पीपल 24/7। कुछ भी, कोई भी चीज हो, फील्ड जॉब रहता है, मतलब स्पेशली अगर आप एसडीएम या डीएसपी के लिए टारगेट कर रहे हो तो इट इज मोस्टली अ फील्ड जॉब। तो उसमें आपको 24/7 प्रिपेयर रहना पड़ता है। आप एक्चुअल में आप फील कर सकते हो कि आपके डिसीजन से, आपके एफर्ट से लोगों की लाइफ में फर्क आता है, ठीक है। तो एक सिविल सर्विस यही है कि जनता की सेवा, आपके थ्रू आप एक चैनल बन रहे हो सरकार की योजनाओं को, उन फायदों को लोगों तक पहुंचाने के, राइट। सो आई थिंक दैट शुड बी द मोटिवेशन। अगर ये सब चीजें हैं तो फिर अपना कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो क्यों करना है। ऑल राइट, चलो इस चीज को हम यहाँ खत्म करते हैं। योर वाई शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी क्लियर ऑल अलोंग। जब भी आप पढ़ाई की टेबल पे बैठो, अपने सामने अपना वाई रखो, ठीक है। गांधी जी का तालिस्मान आप लोगों को पता होगा कि आपने सबसे गरीब जिस भी महिला की, पुरुष की, किसी को भी आपने देखा हो, उसको अपने सामने हमेशा इमेजिन किया करो। और आपका कोई भी एक्ट अगर उसकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है तो उस एक्ट को आप फ्रूटफुल समझो, राइट। सो आपका जो भी मोटिवेशन, आपके पेरेंट्स हैं उनकी फोटोग्राफ हमेशा अपने पास रखो, अपने सामने रखो, ठीक है। तो योर वाई शुड बी क्लियर। ऑलराइट, लेट्स क्लोज दिस ओवर हियर। अब आती है बात, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। जो आखिरी क्वेश्चन है ना, कब तक करना है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ऑलराइट, तो क्या करना है अब डिसाइड कर लिया, ठीक है, सिविल सर्विसेज करना है। क्यों करना है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्यों करना है, ठीक है। अपना मोटिवेशन हमेशा क्लियर रखना है, व्हाई, ठीक। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब बाकी सब डिसाइड हो गया, कैसे करना है, इसी के लिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऑलराइट, तो कैसे करना है, इस पे बहुत सारे सब क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, कब शुरू करना है। कब शुरू करने का कोई पैरामीटर नहीं होता। आप चाहो तो आप 30+ हो, 35+ की एज है आपकी, जब तक आपको एमपीपीएससी अलाउ करता है एग्जाम देने के अपने कैटेगरी के अनुसार, आप कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना। कब की कोई परिभाषा नहीं है। हाँ, प्रेफरेबल रहता है कि आप अगर अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू कर दो तो उसमें कोई मतलब थोड़ा सा एडवांटेज ही रहता है कि बीच का एक वैक्यूम पीरियड नहीं रहता है ना। तो कब यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। ऑलराइट, दूसरा, कितना समय चाहिए। ये बच्चों का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि मुझे तैयारी करनी है तो मुझे टोटल कितना टाइम लगेगा। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपको कम से कम 8 महीने तो लगेंगे, है ना। प्री और मेंस दोनों को अगर आपको तैयार करना है तो 8 महीने लगेंगे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है इतना वाइड है, इतने मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं कि हर सब्जेक्ट को भी आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना दोगे तो भी मतलब आराम से 6 से 8 महीने हो जाते हैं। तो एक थरो प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन के लिए मिनिमम 8 महीने लगते हैं, ठीक है। देन क्या कोचिंग ज्वाइन करनी जरूरी होती है? तो कोचिंग ज्वाइन करने पे मैंने कभी भी एम्फेसाइज नहीं किया है स्टूडेंट्स। कोचिंग मतलब ये आपका पर्सनल वो रहता है, डिसीजन रहता है। हाँ, आपको एक गाइडेंस जरूर लेना चाहिए। गाइडेंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कोचिंग, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आपके कोई सीनियर्स हैं जिन्होंने क्लियर किया हो, आपके कोई रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, कोई भी परिचित हो जो आपको समय समय पे गाइड करता रहे कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ठीक है। कि चलो इतना सिलेबस इतना करना था, इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से क्रैक किया है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कोचिंग को भी सिलेक्टिवली यूज किया कि हाँ, ये मेरा टॉपिक वीक था तो इसका मैंने कर लिया, कोई कोर्स कर लिया, ऑनलाइन कहीं सब्सक्रिप्शन ले लिया, कुछ कर लिया, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यू कैन चूज वेदर यू वांट टू ज्वाइन और नॉट। क्या इंदौर जाना जरूरी है?
कहीं भी जाना, किसी सिटी में जाना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। आप उसके रीजन समझो। आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे दिल्ली जा रहे हो, चाहे इंदौर जा रहे हो, उसका एक रीजन होता है कि वहां एक तो आपको स्टडी मटेरियल इजीली मिल जाता है ना, इतनी सारी शॉप्स हैं। और दूसरी चीज, एक माहौल, लोग बोलते हैं माहौल है। तो अगर सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हो, या अपने एरिया में, अपने शहर में आप एक सर्कल बना सकते हो जहां आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, आपका शेड्यूल बना रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कोचिंग के लिए, वो होता है एक शेड्यूल आपका बन जाता है। बस इतना है, ठीक है, कि आपको पता है हमें इतने बजे से इतने बजे यहाँ रहना है, इसके बाद रिवाइज करना है, इसके पहले ये करके रखना है। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन में रह सकते हो, अपना शेड्यूल बना सकते हो, तो फिर आई हैव नेवर इंसिस्टेड कि आप कहीं ज्वाइन करो या किसी पर्टिकुलर शहर में मूव करो, ठीक है। तो अपने इफ्स एंड बट्स को कैलकुलेट कर लो। जहां आप मूव करोगे घर से दूर, वहां पे थोड़ी परेशानियां भी होती हैं कि मतलब आपके लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि घर आपको एक नया लेना पड़ेगा, पीजी में रहोगे या जैसा भी किराए से लेकर फ्लैट, है ना। खाने पीने की प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली से दूर हो तो मॉरल सपोर्ट का बात रहती है। फिर यू कैन बी प्रोन टू डिस्ट्रैक्शंस, है ना। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो तो अपने घर पे रह के भी सेल्फ डिसिप्लिन हो सकते हो, और अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो कहीं भी चले जाओ, माहौल से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आ सकता है। ये बात भी ध्यान रखो, ठीक। तो अगेन दिस शुड बी योर कॉल, वेदर कोचिंग ज्वाइन करना है या नहीं, वेदर घर के बाहर मूव करना है या नहीं, ठीक है। देन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब स्टार्ट तो कर दिया है, बुक्स कौन सी होनी चाहिए। तो बुक्स स्टूडेंट्स, आपको you will find multiple videos on exam originals also and my previous videos also आपको free of cost YouTube पे मिल जाएंगे। और अभी भी जो recent टॉपर्स हैं उन्होंने भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन हमेशा एक सब्जेक्ट की एक ही बेसिक बुक रखो, है ना, एनसीईआरटी प्लस बेसिक। अब बुक्स कौन सी शुरू करनी है आपको, आप सबसे पहले अपना जो पढ़ना है वो स्टार्ट करो एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी हमेशा मैं बोलती हूँ बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। आप तो बिगिनर हो, अगर आपको एक महीने बाद प्रीलिम्स देना है तो मैं नहीं कहूंगी कि एनसीईआरटी शुरू करो, लेकिन जब आप अपने हाथ में 8 महीने 1 साल का समय लेके तैयारी शुरू कर रहे हो, तो बेसिक को हमें क्यों छोड़ना, है ना। पहली सीढ़ी चढ़े बिना हम आखिरी सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते हैं। जब समय है हमारे पास, समय नहीं है तो फिर तो पैराशूट से भी लैंड कर सकते हैं टॉप की सीढ़ी पे, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करो। बहुत ज्यादा समय नहीं लेती है ये बुक्स, लेकिन रिजल्ट इसका अच्छा रहता है। रिजल्ट क्यों? क्योंकि आपको एक कहानी समझाते हुए बढ़ती है ये, और जितना एक 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे का मानसिक स्तर होना चाहिए, उतना ही उसमें डेटा दिया रहता है, ठीक है। तो मतलब आपको एकदम जीरो से, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, ज्योग्राफी हो गया या हिस्ट्री हो गया, कुछ बच्चों को नहीं रहता है इंटरेस्ट, तो इसलिए जीरो से शुरू करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसके लिए 6th से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो 12th तक, और जो सब्जेक्ट आपका ठीक ठाक है, आपको इंटरेस्ट है, उसके लिए आप रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर सकते हो, है ना, जहां आपको थोड़ा समझ में आ रहा है। बाकी 6th की आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी की पढ़नी चाहिए, और आपको इसकी पॉलिटी की पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये आपको 6th की पढ़नी चाहिए, 6th 7th 8th। 9th से आपको सारी एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, इंक्लूडिंग साइंस, इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर। 10th 11th की एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको 10th और 11th की एनसीईआरटीज से मिलती है। तो 10th और 11th की एनसीईआरटीज को आप बहुत थरली पढ़िएगा, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे इकोनॉमी की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो। उसमें जितने अच्छे से दी गई हैं चीजें, उतनी फिर आपको बाकी बुक्स से सप्लीमेंट करती हैं, है ना। तो स्टार्ट विद एनसीईआरटीज, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के अलावा कोई दूसरी स्टैंडर्ड बुक पे नहीं जाना है। लक्ष्मीकांत पढ़ो, रट लो, घोट लो। मतलब कोई नींद से भी उठा के पूछ रहा है 2 बजे रात को कि बताओ डायरेक्टिव प्रिंसिपल नंबर 49 कौन सा है, कब वो हुआ था, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से उससे एक्ट हुई थी, तो आपको नींद से उठ के हड़बड़ाहट में भी सही जवाब देना चाहिए। इतने उसकी घुट्टी बना के पी लो, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत को जितने मल्टीपल टाइम्स रीड कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो पॉलिटी के लिए।
हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया पढ़ो, अच्छी है, सफिशिएंट है, बढ़िया है, ठीक है। साथ में लूसेंट की भी हिस्ट्री पढ़ लेना, लूसेंट की जो सारे सब्जेक्ट्स वाली आती है, येलो कलर की आती है, ठीक है। हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया हो गया। एंशिएंट और मेडिवल आपने एनसीईआरटीज अगर पढ़ ली हैं तो नहीं जाना है आपको कहीं बाहर। 11th क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी है एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की, बिपिन चंद्रा और आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा की, एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया, इसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपसे बेहतर एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का जानकार कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ ये दो पढ़नी है और कोई ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, क्लियर है। इसके अब तो अपना हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी के बाहर बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम। अगर आपने 6वीं से लेकर 12वीं तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ ली है और अपने नोट्स बना लिए हैं तो बिलीव मी आपका 90% ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, क्लियर। तो ये हो गया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इकोनॉमी के लिए अगेन एनसीईआरटीज 11th 12th की बहुत बढ़िया है। इसके अलावा आप चाहो तो संजीव वर्मा की पतली सी इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपने 4 मेजर सब्जेक्ट्स। इन्वायरमेंट के लिए सिलेक्टिव स्टडी करो, जो सिलेबस में दिया है टॉपिक, मार्केट में जाओ, किसी एक पर्टिकुलर बुक के पीछे मत भागो, मल्टीपल बुक्स देख लो, है ना, चाहे परीक्षा धाम की हो, चाहे किसी कोचिंग की हो, चाहे कुछ भी हो, जहां आपको टॉपिक्स मिल जा रहे हैं वो बुक या वो नोट्स उठा लो। शंकर आईएएस में टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत सारे हैं, उसमें आपको सिलेबस से पर्टेनिंग 5-6 टॉपिक्स मिलेंगे, तो उन टॉपिक्स के लिए आप शंकर आईएएस रेफर कर सकते हो। लेकिन शंकर आईएएस यूपीएससी के लिए ज्यादा हेल्पफुल है। सेम गोज विथ नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर, यूपीएससी के लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन एमपीपीएससी में थोड़ा सा चीजें मेलो डाउन हो जाएंगी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो उसके लिए अगर आपने 11th की एनसीईआरटी पढ़ ली है तो सफिशिएंट है, ठीक है। इसके अलावा एथिक्स के लिए, अगेन एथिक्स के लिए आप 2-3 बुक्स का मिश्रण करके पढ़ना पड़ेगा आपको। मार्केट में जितनी बुक्स हैं एथिक्स की, उसमें से आपको क्लब करके कौन सा टॉपिक कहाँ मिल रहा है, सारे थिंकर्स एक में ही नहीं मिलते हैं, तो इन चीजों को आप मिक्स करके आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो गया कौन सी बुक्स चाहिए। सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ो अपना 3-1 महीने, तो आप आराम से 2 से 3 महीने आप पूरी एनसीईआरटीज पढ़ो, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ो, कि एक बार हिस्ट्री उठा ली तो पूरा 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री पढ़ ली, या अगर बीच में थोड़ा सा आपको वेरिएशन चाहिए तो 6th की सारी पढ़ ली, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी, ठीक है। फिर 7th की सारी पढ़ ली। तो या तो आप क्लास वाइज बढ़ सकते हो या तो आप सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। दूसरा है न्यूज़पेपर कब से पढ़ना है, करंट अफेयर्स कब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो एक चीज मान लो, 4 रामबाण रिसोर्सेज होते हैं किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए। ये 4 रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज योर सिलेबस, नंबर 2 इज योर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर 3 इज योर करंट अफेयर्स प्लस न्यूज़पेपर, एंड नंबर 4 इज योर स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको, स्टैंडर्ड बुक्स प्लस एनसीईआरटी, ये 4 चीजें आपको, ये 4 रिसोर्सेज पे ही पूरा अपना एफर्ट्स डालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस निकल जाएगा वेबसाइट से, चिपका लो अपने कमरे में अपने टेबल के सामने। दूसरा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो प्रीवियस कम से कम नहीं तो 10 साल के तो आपको प्री और मेंस के देखने चाहिए। 2014 से जो नया सिलेबस चेंज हुआ था, 2014 से मेंस के पेपर देख लो, और 2010 के आसपास से आप अपने 2012 से आप अपने प्रीलिम्स के देख लो, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको देखने हैं। तीसरा है करंट अफेयर्स प्लस न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर रोज पढ़ो,
जरूरी नहीं कि अभी से ही नोट्स बनाने हैं या अभी से ही सब कुछ समझ में आना चाहिए कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है और डॉलर का वैल्यू ये हो गई है तो इंडिया की वैल्यू ये हो गई तो इसका एक्सपोर्ट्स पे इम्पोर्ट्स पे क्या असर होगा, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो एकदम ही डम हूँ, ये है वो है, मैं इस लायक ही नहीं हूँ इस एग्जाम को। बिल्कुल नहीं। मैं भी जब स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ती थी ऐसे ऊपर से जाता था, है ना। हमें नहीं पता है चीजें तो हमें कैसे उसको मतलब एनालाइज कर पाएंगे। आप जैसे जैसे बेसिक्स पढ़ोगे तब तो आप करंट अफेयर्स को एनालाइज करने के केपेबल हो पाओगे, राइट। तो न्यूज़पेपर रोज पढ़ो लेकिन उसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं करनी है। आप कम से कम 15-20 दिन लगातार न्यूज़पेपर पढ़ो और साथ में पैरेलल में जब आपका ये चलेगा आपका जो स्टैंडर्ड मटेरियल है तब जाके आपको कुछ चीजें समझ में आनी शुरू होंगी, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो है मतलब नोट्स वोट्स जो है अभी मत बनाओ। 15-20 दिन लगातार न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करने के बाद कि क्या चीज पूछी जा सकती है क्या नहीं, और सिलेबस सामने रहेगा तो आप उसमें मेंस में काम आती हैं चीजें कि अच्छा ये चीज पूछी थी टूरिस्ट प्लेसेस इन मध्य प्रदेश, अभी जबलपुर में जियोलॉजिकल पार्क ओपन होने का घोषणा हुई है तो ये चीज जो है मैं उस वाले आंसर में लिख सकता हूँ। सब लोग तो ट्रेडिशनल पढ़ते हैं जो हमेशा से 10 साल से छपा आ रहा है, टूरिस्ट प्लेसेस है ना, भेड़ाघाट फलाना ठिकाना। आपने एकदम लेटेस्ट डाल दिया करंट अफेयर्स का तो फिर आपका आंसर बेटर हो गया ना। तो आपका जब सिलेबस सामने रहेगा तब आपको समझ में आएगा कि सिलेबस ऑफ PYQs कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। 15-20 दिन बाद आप अपने या 1 महीने बाद आप अपने छोटे छोटे न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने शुरू करो। इसके अलावा एक मंथली मैगजीन जरूर रेफर करो करंट अफेयर्स के लिए। मंथली मैगजीन कोई भी हो सकती है। डेली करंट अफेयर्स आपके एग्जाम ओरिजिनल्स पे सार जो है वो मैं भी दे रही हूँ, डेली की करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रखर सर क्लासेस भी ले रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की, राइट। सो उसको भी आप रेफर कर सकते हो, उसमें भी एक्सप्लेनेशन रहता है क्या चीज क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। तो मंथली मैगजीन कौन सी हो सकती है? मंथली मैगजीन आपकी घटना चक्र हो सकती है अगर आपके पास मिल पा रही है तो। प्रतियोगिता दर्पण बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रहती है, उसमें काफी चीजें आपको मिलती हैं और मतलब बढ़िया रहती है। स्टार्टिंग के 5-6 पन्नों में पूरे पिछले महीने का पूरा राउंड अप रहता है, राइट। सो ये 2 मैगजीन्स देख लेना, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। दृष्टि IAS वगैरह की जो आती है करंट अफेयर्स की वो UPSC के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है। तो अगर आपको अपना एनालिटिकल अप्रोच बढ़ाना है या कुछ है तो फिर आप दृष्टि IAS देख सकते हो, बट मतलब काफी डेप्थ में रहता है वो। तो जब आपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया हो ना मतलब सब्जेक्ट्स, तब फिर आप उसको लेना, तब आपको उसको वो क्लियरली समझ में आएगी। इसके अलावा विजन IAS के जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं वो देखो लोग कहते हैं कि वो जरूरी नहीं है, बहुत हाई लेवल है, लेकिन मुझे वो अच्छे लगे थे, मैं उसको पढ़ती थी और मुझे लगा था उस कारण से मेरा जो मेंस की आंसर राइटिंग है वो इम्प्रूव हुई थी। तो इसीलिए मैं बच्चों को ये सजेस्ट करती हूँ विजन IAS के करंट अफेयर्स, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम अगेन आपके जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके हो, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो, तब आप फिर विजन के करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन से रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। इसमें और भी कुछ जो भी डाउट्स हो आप लोग लास्ट में पूछ लेना। क्या प्री और मेन साथ में करना है? देखो इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हो जाते हैं। एक कैटेगरी जो अपने हाथ में समय लेके चल रहे हैं कि हम 0 से शुरू कर रहे हैं, हम अपने पास 8 महीना 1 साल रखे हैं और हमको अगले साल ही देना है। तो ऐसे लोगों को हमेशा प्री और मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए, क्योंकि प्री की तैयारी कभी अलग से नहीं होती है ना। दोनों को पढ़ने का तरीका अलग है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर अकबर की नीतियां पढ़ रहे हो तो आपने अकबर की इकोनॉमिक, मिलिट्री, है ना, रिलीजियस, ये सारी आपने पॉलिसीज पढ़ ली। इसमें से कोई भी पॉलिसी मेंस में पूछी जा सकती है, कितने भी नंबर पे, या पूरी पूछी जा सकती है, उनका आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। लेकिन प्री में इसी का एक छोटा सा सब पार्ट आएगा कि इबादत खाना किसने खोला था, कौन से इसमें रिलीजियस लीडर्स थे, किस साल ये ओपन किया गया था, किस उद्देश्य से ओपन किया गया था। ये सारे इस पूरे कंसेप्ट से निकलने वाले प्री के क्वेश्चंस हैं,
तो कोई भी टॉपिक आपने अगर हवा से पढ़ लिया, इबादत खाना ऐसा ऐसा ऐसा, तो आप उसको ज्यादा दिन तक रिटेन नहीं कर पाओगे, उससे रिलेट नहीं कर पाओगे कि क्या चीज है, क्यों था, क्यों जरूरी था, क्या रेपरकशंस थे, क्या इफेक्ट्स थे। लेकिन आपने जब इसको एक होलिस्टिक तरीके से पढ़ा है, सारगर्भित तरीके से, तब आप इसके प्री के क्वेश्चंस भी इजीली आंसर कर पाओगे, राइट। सो अगर आपके पास समय है तो प्री प्लस मेंस ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। प्री के 2 महीना पहले, 1.5-2 महीना पहले सिर्फ प्री पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अप्रोच। फिर एक ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो इनको 2 महीने में सिर्फ प्री निकल जाए, फिर मेंस की देखी जाएगी, क्योंकि अटेम्प्ट काउंट नहीं होते एमपीपीएससी में। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप लोग मेंस से नहीं शुरू कर सकते हो, आपको एक्चुअल में एकदम क्रैश कोर्स टाइप ही करना पड़ता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ठीक है सिर्फ प्री की तैयारी करना। उसको मैं गलत भी नहीं मानती हूँ कि ठीक है, अब भाई जितना समय है उस समय का बेस्ट यूज तो यही है कि किसी भी तरह बस प्री निकल जाए, फिर मेंस में नहीं भी होगा तो ठीक है, देखी जाएगी, राइट। सो बट आपको अगर एक शॉट में निकालना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, तो ऑलवेज गो बाय द फॉर्मर वे, ठीक है, और अच्छी रैंक से निकालना है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट वाइज करना है या पेपर वाइज, मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलो। एक बार में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट को लेके चल सकते हो आप, ठीक है, 2 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स। तो आपका हिस्ट्री चल रहा है, मान लो एक हफ्ता आपने हिस्ट्री किया, फिर थोड़ा सा उस पर ब्रेक दिया, एक हफ्ता आपने ज्योग्राफी कर लिया। इस तरह से आप पैरेलल में चीजें चला सकते हो, या फिर एक बार में एक शॉट में पूरा हिस्ट्री कर दिया, भले ही उसमें 15-20 दिन लगे, 20-25 दिन, जितना भी लगे, ठीक है। तो या तो एक बार में एक सब्जेक्ट है, एक बार में 2 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर की रीडिंग, ऑलराइट। तो दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग। आपके पास अभी समय है, अपनी स्ट्रैटेजी, अपना तरीका आप लोग डेवलप कर सकते हो कि मुझे मेरे दिमाग में बेहतर क्या चीज जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आंसर राइटिंग कब से शुरू करनी है, तो आंसर राइटिंग जब आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका 50% पोर्शन हो गया, मिनिमम 50%, तब आप आंसर राइटिंग के बारे में सोचो। अगर देखो, बहुत बहुत क्लियर चीज है, आपकी क्लास के पहले दिन से आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। आपने पढ़ना शुरू किया, कोई भी चीज, आधी चीज तो दिमाग में घुस नहीं रही है, उस आधी आधी बच्ची कुच्ची अधकच्ची सी बातों को लेके आप सोचो कि मैं बहुत अच्छा एकदम 10 आउट ऑफ 10 वाला आंसर लिख दूं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अपने आप से असंभव उम्मीदें मत रखो, इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। कि मतलब है ना, तो कम से कम 50% जब आपका सिलेबस हो जाए, आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे कुछ चीजें पता है, अब इतना पोर्शन जो है इससे जो पूछा जाएगा मैं कर लूंगा, तो फिर आप आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को बेस बना के आप स्टार्ट कर सकते हो। एक अपना प्रीवियस ईयर पेपर लो, उसमें से देखो कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं पढ़ चुका हूँ, उससे रेलेवेंट है, और फिर वो जितने मार्क्स का आया था उसकी आप आंसर राइटिंग करो। या इसके अलावा और अच्छी चीज ये भी कर सकते हो, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उस चैप्टर के लास्ट में कुछ एक्सप्लेनेटरी आंसर्स रहते हैं, आप उनको लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी आंसर राइटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग अ सर्टेन पोर्शन एंड गेटिंग कॉन्फिडेंस यू कैन स्टार्ट विद दैट, ऑलराइट। इंटरव्यू की तैयारी कब से करनी है? इंटरव्यू की तैयारी प्लीज बच्चों सबसे पहले नहीं करनी है, ठीक है। मतलब बच्चे तैयारी शुरू करने से पहले ही पूछने लगते हैं, मैम इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसा होता है, कितनी देर का होता है, क्या पहनना पड़ता है। अरे वहां तक पहुंचो तो आपको कॉल तो आए, तब मैं बताऊंगी ये सारी चीजें। तो पहले से ये सपने सजाने लगो कि वाह मैं तो इंटरव्यू देने जाऊंगा, मैं कमीशन के सामने फोल्डर पकड़ के फोटो खिंचवाऊंगा फॉर्मल्स में, है ना। मतलब इतनी चीजों को फैंटेसाइज करना बंद करो, काम पे लगो। जब मेंस की कॉल आ जाए, मतलब मेंस क्लियर हो जाए, इंटरव्यू की कॉल आ जाए, तब आप बताना, आपका हम यहाँ पे मॉक इंटरव्यू भी ले लेंगे, सब कुछ बता दूंगी मैं, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग स्टॉप फैंटेसाइजिंग अबाउट दीज थिंग्स। सिविल सर्विसेज ना बहुत एक ग्लैमरस चीज बना दी है, बच्चे ये नहीं समझते हैं कि मतलब उसमें क्या गिव्स एंड टेक्स हैं, सिर्फ उस सपने को लेकर के मतलब भ्रमित हो जाते हैं, बट उसमें जो एक्चुअल हार्डवर्क चाहिए, जो चीजें चाहिए, वो या स्मार्ट वर्क या कंसेप्ट क्लियर चाहिए, वो चीज
धुंधली हो जाती है, ठीक है। दैट इज वाई डू नॉट फैंटेसाइज अबाउट द इंटरव्यू। इंटरव्यू आपके पूरा जो अभी नॉलेज गेन कर रहे हो ना तैयारी के दौरान, ये होता है और आपकी पर्सनैलिटी जो बचपन से बनी है, इसमें कोई बहुत बड़ी मतलब रॉकेट साइंस नहीं होता है, और आपका पूरा सिलेक्शन जो इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं करता है। इंटरव्यू में हार्डली 20, 25, 30 नंबर का वेरिएशन होता है टॉपर में और मतलब उसमें, ठीक है। तो इंटरव्यू को फैंटेसाइज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्लियर। तो यही था मेरी तरफ से कैसे करनी है तैयारी। लास्ट एक कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखनी है। तो स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी का प्रश्न आएगा आपके सामने, ठीक है, सब सारे स्टूडेंट्स के सामने आता है, लेकिन जो इस पड़ाव को पार कर जाता है ना, जो इस डिफिकल्टी को निकल जाता है, वो ही सिलेक्ट होता है। कंसिस्टेंसी बनाना एक आदत है, ठीक है, इट्स अ हैबिट। अपना शेड्यूल सेट करो, बहुत बड़े सपने मत देखो, सिर्फ एक छोटे छोटे शेड्यूल सेट करो कि मुझे, मतलब आपका पर्टिकुलर मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है। मैं क्या करती थी, मैं अपना एक, मतलब मुझे पता है कि मुझे ये चीज करनी है, मान लो कोई भी टॉपिक नहीं, कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जितने सब टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स को मैंने लिख लिया एक तरफ। दूसरी तरफ उसको कौन से सोर्स से करना है, क्या इसको मुझे एनसीईआरटी से करना है, क्या इसको मुझे किसी नोट से करना है, क्या मुझे इसको मतलब किसी इंटरनेट से करना है, तो इसके रिसोर्स बना लिए, और उसको मैंने कितने दिन का या कितनी देर का समय दिया है, वो 3 कॉलम का मेरा चार्ट रहता था, और फिर मेरा पूरा दिन उसी पे डेडिकेटेड रहता था, चाहे मुझे कितनी ही देर समय मिले, चाहे मैं एक दिन में 10 घंटे पढ़ रही हूँ, चाहे मैं किसी दिन 4 घंटे पढ़ रही हूँ, लेकिन ये है कि मैंने अगर उस टॉपिक को 4 दिन दिए हैं, तो उस 4 दिन में मुझे उसे किसी भी तरह खत्म करना है, ठीक है। तो ये मेरा रहता था। मेरे जो हस्बैंड है, उनका रहता था कि उन्होंने अपना शेड्यूल बना लिया था कि मुझे दिन में 12 घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये उनको पता है। तो अब उनके जैसे जैसे 1-1 घंटे होते जाते थे, वो काटते जाते थे दिन में। अगर आप मतलब एक आपको चाहिए कि हाँ भाई ये चीज रोज करनी है, चाहे जो हो, तो आपकी मतलब एक बार आदत पड़ जाएगी ना, यार आज किया था, आज कर लिया, वाह कितनी मजा आ गई। तो ये जो जीतने की आदत है ना, ये बहुत एडिक्टिव होती है, किसी भी और एडिक्शन से ज्यादा एडिक्टिव होती है। तो एक जीतने की आदत बना लो कि मुझे अगर 6 घंटे की सिटिंग देनी है तो देनी है, उसमें चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, चाहे मेरा आईपीएल का मैच क्यों ना छूट जाए, चाहे मतलब कुछ हो जाए, भूकंप आ जाए बाहर, पर मैं अपने टेबल पे बैठा रहूंगा तो बैठा रहूंगा, यहां से नहीं उठूंगा। मोबाइल को अपने दूर रखो। मोबाइल पे हम आधे टाइम पढ़ते हैं, आधे टाइम स्क्रॉल करते हैं, तो अपने आप को कंट्रोल करना है हमें। स्क्रॉलिंग एक टाइम रखो ना कि जब मैं इतना कर लूंगा तो अब मैं अपने आप को आधे घंटे का स्क्रीन टाइम गिफ्ट में दूंगा। उसमें मुझे चाहे कोई टीवी शो देखना हो, चाहे मुझे किसी से चैट करनी हो, चाहे मुझे स्क्रॉलिंग करनी हो, जो भी है, मतलब उसको अपने एक रिवॉर्ड की तरह रखो। कुछ एप्स होते हैं जो आपको प्रिवेंट करते हैं बीच में अपना मोबाइल खोलने के लिए, ठीक है, वो एप्स डाउनलोड कर लो। मैंने एक डाउनलोड करके रखा था, वो एक पेड़ उग जाता था, जितना अपन टाइमर सेट करें कुछ एक एक पेड़ उगता था, तो ठीक है वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। यही मतलब यही एक टाइम है जब आप अपना बेस्ट दे सकते हो, ठीक है। इसमें अगर कुछ और डाउट्स हो भी हम ले लेंगे थोड़ी देर बाद। लास्ट जो मेरा क्वेश्चन था वो है कि कब तक करना है, क्या एक प्लान भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज से हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हम अलग अलग सैक्रिफाइसेस करते हैं इस परीक्षा की तैयारी के लिए, तो हमें हमेशा एक टाइम फ्रेम भी माइंड में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने 20 साल की उम्र में तैयारी शुरू करी और हम 30-35 साल तक सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं, सिर्फ इसी में लगे हुए हैं। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। पीपल डिफर, लोगों की अलग अलग सोच होती है इस बारे में, पर मेरा ये मानना रहता है कि हमें एक समय पता होना चाहिए कि हाँ मैं 2 अटेम्प्ट दूंगा, 3 अटेम्प्ट दूंगा, 4 अटेम्प्ट दूंगा, जितने भी दूंगा, जो है आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं इतने अटेम्प्ट दूंगा, नहीं होता है तो कुछ और भी कर लेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मेरे भी कई सारे स्टूडेंट्स थे,
लेकिन अब 2 साल से पेपर की क्लैरिटी नहीं है कि कब होगा क्या होगा। लेकिन अगर ऐसे माहौल में भी आप लोग सारे ऑप्शंस क्लोज करके सिर्फ एक ही उसमें चलते रहोगे तो ये समझदारी मैं नहीं कहूंगी। तो दैट इज वाई अपना टाइम फ्रेम क्लियर रखो कि कब तक करना है, कितनी बार करना है, ठीक है। नहीं होता है तो दूसरे ऑप्शन पे मूव करना है। एक ग्रेजुएशन तो किया हुआ है, ग्रेजुएशन के आधार पे कोई जॉब तो होगी ना। तो मतलब मेरा ये सोचना है, हमारे जो यूथ का प्राइम होता है 30 साल तक, 35 साल तक, इसको हमें सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी में वेस्ट नहीं करना है कि लगातार 10-15 साल तक दिए ही जा रहे हैं, है ना। तो मतलब गिव 2-3 अटेम्प्ट्स वेरी सिंसियरली, वेरी नाइसली। जो भी आपने सोचा है 2-3 तो मैं बोल रही हूँ, जितने आपने सोचा है कि इतने मैं बहुत अच्छे से एकदम जुट के दूंगा, नहीं होता है तो अपने ऑप्शंस भी देख लेना, है ना। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आप ये चीजें कर सकते हो दोबारा से। तो ये मेरा सजेशन रहता है। और आप जो तैयारी कर रहे हो सारे सब्जेक्ट्स की, ये किसी भी एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, बीच में एक एसएससी का पेपर आ गया या बैंकिंग का आ गया, तो उसको मिनिमम प्रेपरेशन के साथ दे सकते हो आप। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है मैम बैंकिंग की करूं या नहीं करूं, तो अपनी सिचुएशन भी देख लो। आप कितने साल तक फाइनेंशियली मतलब डिपेंडेंट रह सकते हो पेरेंट्स पे, है ना। क्या लिमिट है, क्या है, रह सकते हो तो कोई बात नहीं है ना। बट अगर बैंकिंग का एग्जाम देना है, एसएससी देना है, कोई और पीएससी देना है, कुछ है, तो उसको मतलब अपनी तैयारी में बहुत ब्रेक मत लगाओ। अपनी तैयारी के साथ साथ 2 घंटा अलग से उस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। तो मैं तो हमेशा इस फेवर में रहती हूँ कि एक प्लान भी रहना चाहिए हमारे पास। हमेशा एक फॉल बैक ऑप्शन है कि मतलब जब बहुत निराशा हावी हो जाती है, डिप्रेस लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा है, टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो फिर लगता है यार ठीक है, खोने को क्या है, खुले मन से आए थे, नहीं हुआ तो दूसरी चीज है ना। तो जो चीज अभी पाई नहीं है उसको खोने का क्या डिप्रेशन, ठीक है। तो दैट इज वाई टेंशन वेंशन कुछ नहीं लेना, खुले दिमाग से, फ्री माइंड से, हैप्पी माइंड से, इस थॉट के साथ कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि मुझे इन चीजों में हमें इतना कुछ पता है, ये तो आम इंसान को पता ही नहीं होगा। कहीं भी जब आप बैठो तो हमेशा एक डिस्कशन में 2-4 पॉइंट्स ऐड करने की आपको कैपेबिलिटी मिलती है लाइफ लॉन्ग, सिर्फ ये बात नहीं है कि अभी 1 साल तक, ठीक है। तो दैट इज टेक इट एज अ जर्नी, एज अ वेरी एंजॉयबल जर्नी। एंड मतलब परेशान होके, डिप्रेस होके, ओवर एंथुसियास्टिक होके भी कुछ नहीं, शांत मन से अपना शेड्यूल बना के, टाइम टेबल करके, पढ़ने के घंटे तय करके, वो सब करके अपनी तैयारी रोज की रोज करते रहो, अपने आप सक्सेस मिल जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा भी नहीं कि मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा काम किया है। बस अपना रोज की छोटे छोटे जो माइलस्टोन्स हैं उनको कवर करते जाओ। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। अब कुछ स्टूडेंट्स के अगर डाउट्स बचे हों तो हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। चलो, अभिषेक पूछ रहे हैं मेरे पूरे 10 यूनिट्स के नोट्स कंप्लीट है, क्या मैं 1 मंथ में क्लियर कर सकता हूँ? डेफिनेटली अभिषेक, अगर आपने पढ़ा रखा है और तैयारी है आपकी तो आप कर सकते हो 1 महीने में क्लियर। प्रीलिम्स की अगर बात कर रहे हो तो, है ना अभिषेक, आई होप आप प्रीलिम्स की बात कर रहे हो। लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी फॉर प्री, लास्ट मंथ में, अच्छा हाँ, बुक्स में मैं ये भी बोली थी लूसेंट जरूर पढ़ लेना। लूसेंट मतलब लूसेंट इज ऑलवेज रेलिवेंट। लूसेंट आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ जो पढ़ा था वो सब हमने एक बार नजर देख लिया है, ठीक है। तो लूसेंट, अभी कई लोग बोलते हैं कि अब लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आते, तो हर चीज हम क्वेश्चन आने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, कुछ चीज उसमें बहुत जनरलाइज चीज है ना यार। मॉडर्न इंडिया का तुरंत रिविजन हो जाता है, मेडिवल, एंशियंट, मिसलेनियस, तो उसको एक नजर हमेशा मार लेना चाहिए, राइट। तो 1 मंथ में लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी,
जस्ट ब्रश अप, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना वो सब ब्रश अप कर लो। करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर के पूरे ब्रश अप कर लो, चाहे आपने कहीं से भी पढ़े हो, जिस भी सोर्स से पढ़े हो, एक बार उनको मोटा मोटा देख लो, कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं, क्या है। एमपीजी के बहुत अच्छे से कर लो, एमपीजी के एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, तो एमपीजी के पे फोकस करो, ठीक है। तो एमपीजी के करंट अफेयर्स एंड रिवीजन ऑफ वट एवर यू हैव डन प्रीवियसली। नई चीजें बहुत ज्यादा मत पढ़ो, एमपीजी के में सब कुछ क्लियर रखो। एमपीजी के से क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस बनेंगे। थोड़ा सा एमपीजी के करंट अफेयर्स, एमपी के करंट अफेयर्स, कौन सी चीज कहाँ प्रस्तावित हुई है, क्या है ना। सुशांत, जो आपको एग्जाम ओरिजिनल्स की बुक्स मिली है उनको भी करना है और स्टैंडर्ड बुक्स को भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। सिर्फ उसके मतलब एक ही चीज को नहीं वो करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लो और इनको छोड़ दो, और सिर्फ इसको पढ़ लो उनको छोड़ दो, दोनों को साथ में लेके चलना है। लूसेंट पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? देखो, लूसेंट धीरे धीरे कवर होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री पढ़ लिया तो हिस्ट्री के रिवीजन के लिए वो काम आएगी। लूसेंट पूरी नहीं पढ़नी है, लूसेंट की हिस्ट्री अच्छी है, लूसेंट की मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है। लूसेंट में सिलेक्टिवली साइंस की चीजें पढ़ लेना, इन्वेंशंस, डिस्कवरी, डिजीजेस, है ना, ये सारी चीजें। सिलेक्टिवली ज्योग्राफी की पढ़ लेना, टेबल्स वेबल्स है और कुछ कुछ चीजें हैं, और जो वो है टर्म्स की डेफिनेशन रहती है वो पढ़ लेना ज्योग्राफी में। तो ये बहुत सिलेक्टिवली चीजें हैं, बहुत आसानी से हो जाती है। इकोनॉमिक्स के अगेन टर्म्स वगैरह पढ़ लेना, तो इट कैन बी वेरी इजिली कवर्ड। मतलब लूसेंट कोई बहुत वो नहीं, टुकड़ों में पढ़ो, ये नहीं दिखने में मोटी और बहुत सारा दिखता है, लेकिन अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना कि 5 पेज हमारे एंशिएंट इंडिया के हैं, 10 पेज हमारे इसके हैं, बहुत इजिली कवर हो जाता है। मैंने कम से कम नहीं तो 10 बार तो पढ़ी होगी लूसेंट। अभी भी मेरी लूसेंट बस उसका फर्स्ट पेज निकलने ही वाला है, जबकि मैं अपनी बुक्स बहुत अच्छे से रखती हूँ, है ना। तो मतलब अभी भी किसी ना किसी चीज में काम आती रहती है। कोई कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर इन द सेंस कोई चीज रिवाइज करनी है, अचानक से कोई नाम याद नहीं आता, अच्छा ये क्या था, तुरंत देख लिया, है ना। मुझे तो ठीक लगती है वो बुक। जगदीश सिंह, मैम साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस हुए हैं, प्लीज हेल्प। इसमें क्या हेल्प चाहिए? देखो, साइंस टेक की क्लासेस तो प्रखर सर ले ही रहे हैं, है ना, साइंस टेक कवर हो जाएगा आपका इसमें। इसके अलावा क्या हेल्प? साइंस टेक का कोई बुक नहीं है, कोई बुक नहीं है। आपको जो नोट्स मिले होंगे वो देख लो, मल्टीपल चीजों से देखना पड़ेगा आपको। मतलब साइंस टेक में हम इतना कर सकते हैं कि अपना बेसिक पढ़ लें, 8th 9th 10th की एनसीईआरटीज हो गई, स्टैंडर्ड बुक हो गई अपनी, ठीक है, नोट्स हो गए हमारे, ये सब पढ़ लें और करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहें। करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें न्यू आ रही, 3D प्रिंटिंग हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, इसमें बहुत सारी डेली के कुछ ना कुछ नया नया आ रहा है, तो उससे हम अपडेटेड रहें। यशस्वी, हाउ टू इम्प्रूव हिंदी फॉर एसेज। यशस्वी, इसके लिए आप एक काम ये कर सकते हो, जो भी आप मंथली मैगजीन ले रहे हो, है ना, एक हाथ हिंदी की भी देख लो। हिंदी की में हर महीने एक दो एसेज आते हैं और ऐसे राइटिंग कंपटीशन होते हैं। जैसे प्रतियोगिता दर्पण की भी जो हिंदी आती है, घटना चक्र की भी जो हिंदी आती है, उसमें हिंदी के ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन होते हैं। तो उसमें बड़े अच्छे एसेज आते हैं, हर पहलू को कवर करते हुए, कोई कोटेशन भी रहेगा, कोई श्लोक रहेगा, कुछ रहेगा। तो उन एसेज का एक कंपाइलेशन अपने पास रखो, ठीक है। और इसके अलावा एक हाथ बुक भी ले सकते हो आप, कोई भी बुक, कोई बहुत बहुत स्पेसिफिक बुक जरूरी नहीं है। और थोड़ा पढ़ लो, हिंदी की चीजें पढ़ लोगे ना आप, जैसी महिला सशक्तिकरण, एनवायरमेंट, पर्सनल चीजें, कोई किसी की फिलॉसफी, तो आप ऑलरेडी मतलब थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और ऐसे के पेपर का बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसे के पेपर में हार्डली मतलब मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स में 10 नंबर का अंतर होता है ना। तो और ऑन एन एवरेज आप एवरेज मार्क्स ले आते हो अगर आपने ठीक ठाक लिखा है तो बस उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमारी सारी तैयारी एक तरफ और ऐसे की एक तरफ, ऐसे हो जाता है अपने आप। और ऐसे अच्छा नहीं भी गया हो तो भी
बढ़िया रैंक आ सकती है। रेनू, आप अपने डाउट के रिस्पेक्ट में एक बार प्रखर सर से कांटेक्ट कर लेना, है ना। तनीषा पूछ रहे हैं, मैम मैं 2024 में एग्जाम दूंगी तो अभी से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने चाहिए। अभी से नोट्स बनाने में मत ध्यान दो, अभी आप अपने बेसिक्स क्लियर करने पे ध्यान दो, अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। 2024 में दे रहे हो तो 2023 से आप जनवरी से नोट्स बना लेना, ठीक है। एमपीजीके के लिए महेश्वरी और पुणेकर इनफ है। देखो अभी जो पैटर्न हो गया है उसमें इनफ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको अपना बेसिक बढ़िया रखना पड़ेगा। तो महेश्वरी की बुक अच्छी है, महेश्वरी ने अच्छे से कवर किया हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है, ठीक है। तो बेसिक चीजें उससे कवर कर सकते हो आप, और करंट अफेयर्स जरूर देखते रहो एमपी के। प्रियल, जून के प्री के लिए स्ट्रैटेजी मैंने अभी बताई थी उनको। अच्छा प्रियल, आप ही का डाउट है ना, तो अभी तो बता दिया है। स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाने चाहिए, है ना। लक्ष्मीकांत से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत अपने आप में क्रिस्प फॉर्मेट में है। स्पेक्ट्रम से बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमी के लिए आपको बनाने चाहिए नोट्स, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंट हो गया, एनवायरमेंट के नोट्स बनाने चाहिए, साइंस एंड टेक के नोट्स बनाने चाहिए। तो कुछ चीजें जो है जो एक ही बुक में या एक ही सोर्स में पूरा नहीं मिल सकता है, उनके आपको अलग से नोट्स बना लेने चाहिए, ठीक है। इंग्लिश शुड नॉट बी ऑफ हाई लेवल यशस्वी, इंग्लिश शुड बी ऑफ बेसिक लेवल। मतलब टमेटो इज रेड, है ना, रोज इज रेड, स्काई इज ब्लू, उस टाइप की इंग्लिश भी चल जाती है। तो कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल की इंग्लिश किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी में तक बहुत फ्लावरी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। बस हाँ, आपकी इंग्लिश समझ आने लायक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। और ग्रामेटिकल एरर्स तो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, भाषा अगर आपकी किसी भी भाषा में लिख रहे हो, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। तो ग्रामेटिकल एरर्स मत करो, सेंटेंस का फॉर्मेशन सही हो, बस बाकी कुछ बहुत झूम झाम फलान ठिकाना नहीं चाहिए। इंडियन हिस्ट्री में प्रॉब्लम जाती है सुशांत, हर किसी का एक सब्जेक्ट होता है जो वीक होता है, जिसको वो समझ में नहीं आता है, डिफिकल्टी जाती है। तो आपका इंडियन हिस्ट्री है, किसी और का कुछ और होगा, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, राइट। तो आपकी इंडियन हिस्ट्री कमजोर है, इसका ये मतलब नहीं कि आप कहीं भी तैयारी में पीछे हो। बहुत सारे लोग होंगे जिनका साइंस वीक होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनका एथिक्स वीक होगा, हाउएवर दैट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसमें मेहनत ज्यादा करो, रिवाइज करो, देखते जाओ, रिवाइज करो, कुछ ट्रिक्स बना लो अपनी, लिख लिख के याद करो, जो तरीका हो आपका, लेकिन मेहनत तो करनी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एमपीपीएससी की ओर पहला कदम, ठीक है। तो पहला कदम आप लोगों का जो भी है, मुझे उम्मीद है अच्छे से होगा, और जो अंतिम कदम है वो भी सक्सेस के रूप में ही सामने आएगा। ऑलराइट, so I hope this session was helpful for everybody. कितने घंटे देने चाहिए तनीषा? 6 से 8 घंटे तो कम से कम देने चाहिए, है ना। स्टार्टिंग आपको 6 से 8 घंटे देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, थोड़ा सा बीच बीच में टाइम का इश्यू हो जाता है, शेड्यूल का इश्यू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज ही मैंने 9 बजे का सेट किया था, बट कुछ ऐसे वो हो गया कि 10 बजे तो मैं घर ही आ पाई, है ना। तो मैं कोशिश करूंगी आप लोग के और सेशंस लूं, और बीच बीच में हम इंटरेक्ट करते रहेंगे। आप लोग के जो भी पर्सनल क्वेरीज हैं वो भी हम ऐसे सेशन से सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई विल एंड दिस सेशन नाउ। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। बढ़िया अच्छे से तैयारी करो, है ना, पॉजिटिविटी के साथ दो। खोने को हमारे पास कभी कुछ नहीं है लाइफ में, कभी ऐसा कुछ नहीं है जो हमें पीछे खींच सकता है। हमें आगे ही बढ़ना है ना, इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है कि जो होगा
जैसे होगा सब अच्छा होगा, और जितना हमने एफर्ट्स दिए उसके 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 अनुपात में ही होगा, उसके प्रपोर्शन में ही होगा। तो उसी के अनुसार काम करो, ठीक है? चलो, गुड नाइट स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी।